जिनका इनके लिए उनको कोई वो फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ वोट बैंक है। और उनको पता है कि इनकी मांगे इतनी सच्ची हैं कि अगर एक मनुवादी विचारधारा की औरत को अंदर किया तो ना जाने उसके पीछे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो उस चोर को बचाने के लिए सब चोर चोर होते हैं भाई, तो उस चोर को प्रोटेक्ट करो, उस चोर को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि सेम एफआईआर रजिस्ट्रार पर भी दिल्ली विश्वविद्यालय के और मेरे ही केस में है। तो एक चोर गया तो दूसरा चोर, वो जाएगी तो दूसरे को नहीं लेके जाएगी, जब बाकी चोर उसका हाथ छोड़ देंगे तो बोलेगी ना ये भी था ये भी था ये भी था। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना है। और आपने ये बात पूछी कि क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा, हमारा दम देख लिया था आपने कि जब सच्ची आवाज़ होती है और नीले झंडे की ये ताकत है कि जब G20 चल रहा था, लॉकडाउन था, तब भी ये धरना लगा हुआ था। तमाम इलेक्शन हुए, तमाम ऐसी चीज़ हुई, डराने धमकाने की, पीछा करने की कोशिश की, हज़ारों वीडियोस दे चुके हैं SHO को, कभी भी हम 1 इंच नहीं हिले, तो हम 1 इंच भी हिलेंगे नहीं कभी भी यहाँ। नहीं, बिल्कुल प्रोटेक्शन कोई नहीं है जी, वो प्रोटेक्शन नहीं देते। वो जिस दिन यहाँ पे कोई बड़े MLA MP आते हैं तो उस दिन दिखावे के लिए सामने आ जाते हैं पुलिस वाले खासकर कि देखो जी हम बड़ा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं है। अगर बैठते होंगे कहीं पे तो आसपास तो घूमते हैं, तो वो आसपास घूमते होंगे सिक्योरिटी के लिए, लेकिन यहाँ पे कभी हमसे आके पूछा नहीं सब ठीक है, कैसे हो, कैसा कट रहा है, इतनी ठंड है, कैसे रह रहे हो इसके नीचे। हमने इतनी गंदी गर्मी भी देखी, चलो गर्मी फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जो ठंड है ना, जब रात में सब ओस पड़ती है, सब गीला हो जाता है, कई बारी बेमौसम बरसात हो जाती है तो हमें सब उठाना पड़ता है। तो आप विरोध क्यों करते हो कि आपका हृदय एटलीस्ट पता तो चल रहा ना कैसे पिशाच राज वाले सरकार में तो बैठे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी कैसे मनुवादी गंद दिमाग में रखे विचारधारा वाले लोग बैठे कि उनको एक एहसास नहीं है कि ये दलितों का धरना चल रहा है, ये एक ऐसे समाज का धरना है जो इतना सताया हुआ, उनसे पूछे। और उन्हीं के उसमें क्रिमिनल जिसके ऊपर अमित शाही पुलिस ने चार्जशीट जमा किया हमारे सामने ही थी, कांच की गलती के, हम राइट साइड पे बैठे हैं, लेफ्ट साइड गेट, उसी गेट पे 3 धरने चले, 3 धरने हमारे सामने अंदर से आके उठा लिए। डीन ऑफ कॉलेजेस आया, रजिस्ट्रार साहब आए, लेकिन यहाँ कोई नहीं। तो अब वो जी कह रहे हैं कि 2047 तक हम से भारत बनाने वैसे ही बनेगा भाई, वैसे ही बनेगा जैसे आप लोगों के अकाउंट में 15 लाख आया, वैसे ही बनेगा जैसे काला धन वापस आ गया, वैसे ही बनेगा जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटियां बढ़ गई, बेटियां बच गई। अमूमन आए दिन शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है, और इतनी वाहियात इनकी सरकार में बैठी हुई मंदबुद्धि महिलाएं जो ये कहती हैं कि मेंस्ट्रुअल रेप पे लीव नहीं मिलनी चाहिए, कोई वो हैंडीकैप थोड़ी है। इस तरीके की गंद दिमाग में रखने वाली महिलाएं जो टारगेट्स आएंगी वो आपके बारे में क्या सोचेंगी, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको फर्क नहीं पड़ता हमसे। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि अपना प्रतिनिधित्व, अपनी सरकार खुद की लाओ, खुद का ढूंढो, वो लोग जो आपका भला करें। और मैं अभी अमूमन अगला सवाल आप मुझसे ये करोगे कि मैडम जब BSP को लोग वोट दे रहे हैं तो वो हार रही है, वो अच्छा काम नहीं कर रही, तो ASP का आपने देख लिया, उसके बाद विकल्प बचा कौन? भारत की बड़ी पार्टी है तो यही है, जिसको आप सरकार है तो उसको बी टीम बोलते हैं, कांग्रेस है तो उसने तो इतने साल शोषण किया, अब बचा कौन? तो मेरा ये कहना है, अगर आप एक क्रिटिकल माइंडसेट से सोचोगे, पॉलिटिक्स अगर आप थोड़ी भी समझते हो, तो जब आपको बड़े दुश्मन को हराना होता है ना, तो सभी छोटे छोटे दुश्मनों से दोस्ती करनी होती है। तो आप जितने भी लेसर एनिमी है ना, जिसे कम खतरा है, उन सबसे पहले दोस्ती कर लो, एक फ्रंट तैयार कर लो, तभी तो बड़ा दुश्मन हारेगा ना जी। वरना तो ऐसे ही है बस बकवास, वरना नेपोटिज्म होगा, फेवरेटिज्म होगा, और हम स्वार्थ की राजनीति दूसरे कर रहे हैं तो अपने भी कर रहे हैं। आप आज अगर एक ब्राह्मण अगर आपके साथ यहाँ के बैठेगा और बाबा साहेब की बात करेगा और प्रोग्रेसिव होगा और समाज में कहेगा कि जाति नहीं होनी चाहिए और आपके साथ थाली में खा रहा है, आपको उससे खतरा नहीं है। आपको ज्यादा खतरा उससे है जो आप ही के समाज का जाके हाफ चड्डी पहन रहा है, उनकी गैंग में बैठा है, वो आपका पट्टा काट रहा है, वो आपका कांड कर रहा है। आपको ज्यादा खतरा उस मनुवादी से जो उस जाति, आपकी जाति का होने के बावजूद वहां जाके माथे टेक रहा है। तो ये डिफरेंस समझने की जरूरत है हमें। आज हमें दूसरे को गाली देने की बजाय आज अपनों को गाली देने की जरूरत है। आपके 131 MLA MP बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या उनको नहीं पता यहाँ पे बेटी बैठी है उनकी सड़क पे इतने देर से? क्या उनको नहीं दिख रहा कि मनीषा वाल्मीकि का रेप कितना क्रूरता से हुआ? पहले बात तो सुन लो, बाद में करना अपना सवाल। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों के जवाब कौन देगा? इन सारी चीजों पे हम कब सोचेंगे? अगर इन सारी चीजों पे सोचना है, इन सारी चीजों पे कुछ करना है, तो सड़क पे आना पड़ेगा। AC के कमरों में बैठने से सोल्यूशन नहीं मिलते। एक दिन जंतर मंत्र पे रैली करने से संविधान नहीं बचता। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बड़े बड़े बुक करने से आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, बुद्धिजीवियों को बुलाया, हमने ये किया है, हम संविधान बचाएंगे, हम EVM के खिलाफ ये करेंगे, नहीं, सब बकवास है।
आप कहते हो जी हमने ये मोर्चा करना है, हमने ये करना है, हमें जनता फंड दे। इस मोर्चे पे देख लो हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, तो क्या नहीं चल रहा 111 दिन से? अगर हम किसी को हमें कोई चीज चाहिए होती है, हम बोलते हैं हमें खाना ला दो, हमें ये ला दो। पहले दिन से ये हमारे नाहरपुर वाले बैठे, पैन करो कैमरा, पता चले पहले दिन से हमें खाना देते हैं लाके। ये ऐसे समाज के लोग होते हैं जो सब कुछ समाज इस जगह पे जहाँ बैठे इस प्रांगण में एक एक चीज समाज की दी हुई है। तो हमने जो युवा ने यहाँ से ये सीखा है और ये समझा है कि समाज एक है, समाज के नेता एक नहीं है, और नेताओं के निजी स्वार्थ, नेताओं का बेटा ही नेता बनेगा, समाज का कोई आगे नहीं बढ़ेगा। तो जो नेताओं के निजी स्वार्थ है उनकी वजह से हम धक्के खा रहे हैं। उनके बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, उनके बच्चे घूमेंगे एसी की गाड़ियों में, उनके हो जाएंगे एडमिशन पैसे से, हम कहाँ जाएंगे? हमारे साथ जो हो रहा है आज, हम उन्हें क्यों कोसना चाहते हैं अपने नेताओं को? इसलिए उनसे सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी चुप्पी की वजह से हमारी ये हालत है। अगर तुम हमारे साथ सड़कों पे आ जाओ तो हमारा हाल अच्छा हो जाए। अब कल मुझे किसी मीडिया वाले ने ये सवाल पूछा कि मैडम क्या आपने उनको अप्रोच किया, क्या आप बीएसपी को अप्रोच किए, क्या आप जो दूसरा नेता उनको अप्रोच करें? भाई हमारी औकात ही नहीं, हम वहां तक पहुंच सके। इतना प्रोटोकॉल है, कैसे जाना है हमें प्रोसेस ही नहीं पता कि कैसे किसी को जाके मिला जाए, जो हमारे समाज के नेता बता रही। दूसरे तो आप फिर मिल सकते हो, वो तो फिर आप काम करे ना करे फिर सुन लेगा। अपने समाज के नेता का तो प्रोटोकॉल ही नहीं हमें पता कि कैसे 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 जाके मिलना है। अब मनोज हाजी है, राज्यसभा के एमपी है, आए ना, डर था दिल में, उन्होंने ऑनलाइन देखा, उन्होंने किसी को मैसेज किया कि बेटी को बोल दो कि घबराए नहीं, डरना नहीं, हटना नहीं है, मैं साथ हूँ। बस मेरी मदर का कोई कैंसर का उनका ऑपरेशन चल रहा था, उन्होंने कहा जैसे ही वो होता मैं आऊँगा। आए, जिग्नेश मेवानी जी आए, पंजाब से चल के सिमरनजीत सिंह मान जी आए, एमपी साहब, जितने लोगों को, जो भी इस्टेब्लिश पर्सनालिटीज हैं जिनको समझ में आ रहा है, लोग आ रहे हैं। हमारे पास क्या विकल्प है? इसीलिए भाई जब पता है ना संसद सुन रही ना कोर्ट सुन रहा, तो सड़क ही तो आपकी ताकत है ना। तो सड़क से लड़ाई संसद तक लेके जाओ, संसद से रिवर्स नहीं आएगा, क्योंकि मनोज झा जी सांसद है राज्यसभा के। कल क्या क्या कहेंगे कि संसद से कुछ नहीं मिलेगा अब आपको, संसद बीमार हो गई है, संसद खत्म। तो आपको जो मिलेगा कुछ भी वो सड़क देगा। लोहिया जी ने कहा था जब संसद आवारा हो जाती है सड़कें सुनसान नहीं रहनी चाहिए। तो जिसको देश बचाना है, जिसको अपना संविधान बचाना है, उसको सड़क पे आना होगा। दैट्स इट। मैं तो यही कहूँगी भैया घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना, लड़ना है। आज यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं किसी को भी जानती हूँ, लेकिन इनके दिल में दर्द है। इनको पता है कि यार हमारी बेटी वहाँ पे बैठी है, तो मेरा खून का रिश्ता तो है नहीं, लेकिन आप जब लड़ने के लिए निकलोगे तभी तो लोग आएंगे ना जी। अगर आप मैं भी एक एग्जाम्पल सेट कर दूं, हाय नौकरी चलेगी, 1,10,000 1,00,000 रुपए आ जाते थे महीने के, मुझे क्या करना है? मुझे तो आराम से पैसा मिल रहा है, बैठ के खाती हूँ, तो काम खत्म हो जाता है ना। अभी भी जो नौकरी का ऑफर मुझे नहीं, मेरे वकील तक को ऑफर आ रही है कि डॉक्टर को नौकरी किसी भी कॉलेज में हम दिला देंगे, तो मेरे वकील को बिक जाना चाहिए था, मुझे बिक जाना चाहिए था अभी तक तो। लेकिन अगर एक बार समझौता करोगे तो पूरा समाज समझौता करेगा। ये लड़ाई नौकरी की है ही नहीं, ये लड़ाई मान सम्मान की है, ये लड़ाई भागीदारी की है, ये लड़ाई हिस्सेदारी की है, ये लड़ाई अपने अस्तित्व की है दिल्ली विश्वविद्यालय में। ये लड़ाई जिन अम्बेडकरवादियों को जय भीम कहने पे, जब 2009 में 19 में हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में रोस्टर का आंदोलन किया था, 13 पॉइंट रोस्टर आ गया था, सारे दलित आदिवासियों की नौकरी छीनने का पूरा प्लानिंग हो गई थी। 1.5 दिन के अंदर अध्यादेश आ गया सरकार का, 1.5 दिन के अंदर हमारी संख्या बल और ताकत इतनी थी, इतने हमने ये आंदोलन लीड किया था। वो हम इनकी आंखों में इसलिए आए, हम समाज के लिए लड़े। हम भी चाहते हैं हाफ चड्डी उनके गैंग में शामिल हो जाते और हम भी आराम से खाते, मैं भी लग जाती, एक दो अपने रिश्तेदार को भी लगा देती, 3-4 लाख घर पे आ जाता आराम से। लेकिन वो अगर करना होता तो सबसे पहले ये रास्ता डॉक्टर अम्बेडकर चुनते, और अगर उन्होंने नहीं चुना, हमने अम्बेडकर को नहीं माना, अम्बेडकर की भी मानी। अम्बेडकर की मानना मतलब जिस तरीके का संघर्ष उन्होंने किया वैसा संघर्ष आपको करना पड़ेगा अपनी पीढ़ियों के लिए। तो ये हमारी कलेक्टिव फाइट है, सांझी फाइट है। और जो मेरे साथी लक्ष्मण यादव के साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ, मैं सबसे पहली थी जिसको शिकार किया। फिर उसके बाद रतनलाल साहब की प्रमोशन रुक दी, वो परमानेंट है, बस फर्क सिर्फ इतना सा है। उसके बाद अब साथी लक्ष्मण के साथ ऐसे क्या, ऐसा कम से कम अगर मैं दलित आदिवासियों की बात करूं, कम से कम 500 से ऊपर नंबर है जिनके साथ ये हुआ है। कहाँ है भाई? तो हम भी वैसा कर ले, नहीं बोले क्योंकि संगियों ने लालच दिया है कि चुप 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 मुंह नहीं खोलना, कहीं ना कहीं सेट कर देंगे। यही काम हम भी करें, भाई हमने ना सीखा, हमसे नहीं होता। हम तो चिल्लाएंगे, गला फाड़ेंगे, भूखे भी रहेंगे, ठंड में भी रहेंगे, लेकिन स्वाभिमान की लड़ाई है, अपने बाबा साहब का सर झुकने नहीं देंगे। मैं आपको ये बताती कि 2019 में जब हमने आंदोलन किया
तो तब हम जैबिंग जैबिंग करने लगे। अब इन नारंगी संतरों को लगा कि ये क्या जैबिंग जैबिंग, हम पे हंसते थे ये लोग, इनको बड़ी दिक्कत होती थी हमारे जैबिंग बोलने पे, संविधान को बचाने की बात करने पे। और आज ये ताकत है हमारे प्रोटेस्ट की कि आधे से ज्यादा यूनिवर्सिटी को हमने कवर कर ली है और बिल्कुल मेन फोकस कैंपस के गेट पे आप देखो बाबा साहेब की 10x8 की प्रतिमा हमने लगाई है, पीछे संविधान आगे प्रतिमा। ये ताकत है नीले झंडे की। ये सीखना पड़ेगा आपको अगर लड़ना पड़ेगा। आपको किसी के बैनर के नीचे नहीं जाना, आपको नहीं जाना कांग्रेस के, आपके लेफ्ट के बैनर के नीचे, आपको अपना अस्तित्व खुद बनाना है। ताकत है नीले झंडे की, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे कोई अन्य संगठन आए होते, लीड कर रहे होते, तो अभी तक दलाली करके कब का ही आंदोलन खत्म हो चुका होता। और मेरे जैसी, ये तो मैं हूँ, कोई बेचारी भोली या मैं कहूँ बेवकूफ बैठी होती तो वो तो बातों में आ जाती कि हाँ ये हमें इंसाफ दिलाएंगे, चलो जी इन्होंने कहा मोर्चा उठाओ तो उठा दिया। अब हमारे साथ क्या है, ना तो कोई डर, ना धमकी डरा सकती है, ना तो कोई करेंसी ऐसी बनी जो खरीद सकती है। तो कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है यहाँ। इसीलिए ये मोर्चा हमारी जीत है। 112 दिन आज हो गए, वैसा ही है। मेरे अंदर भी सेहत ऊपर नीचे हो सकती है, जाहिर सी बात है, मौसम का असर रहता है, लेकिन जैसे हम पहले थे हमारे हौसले वैसे ही आज भी है। और अगर 3 डिजिट है, 4 डिजिट भी हो जाए इस धरने को, तब भी ऐसी एनर्जी, ऐसी ऊर्जा, ऐसा ही रहेगा ये, क्योंकि ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, संविधान ने हमें दिया है और संविधान के थ्रू हम अपनी आवाज जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएंगे। और आपका हाथ थक जाएगा, मैं ज्यादा नहीं, सवाल कर लीजिए, लेकिन पहले मुझे ये चीज बोलने दीजिए कि ये प्रोटेस्ट ये कर रहा है कि जो बच्चे आज हमें यहाँ पे देख रहे हैं ना, हमारे समाज के, उनको समझ में आ रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है, और डरना नहीं, लड़ना है, मरना नहीं। एक सवाल और भी लगातार उठ रहा है, जो बीएसपी के अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद किसान आंदोलन में और जो पहलवान बेटी की समर्थन में यहाँ पर नहीं आ पाए। मुझे नहीं पता, ये सवाल जाके चंद्रशेखर से पूछो। आई एम नो वन टू टेल कि चंद्रशेखर यहाँ क्यों नहीं आ रहे। चंद्रशेखर जी को पता होगा कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, क्या वो कहाँ व्यस्त हैं, कहीं बिजी हैं, क्या ऐसी परिस्थितियाँ हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सारा ही मीडिया आके उनके लिए पूछता है कि वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, कि पहलवान बेटियों के लिए, जैसे आपने पूछा आके। तो ये इस चीज़ का जवाब, अब अगर मैं उनकी उसमें हूँ लिस्ट में कि मेरा आना जाना, उनके पास जाना है, मैं मिलूँ, या मैं कोई उनकी पार्टी से हूँ या उनके संगठन से, तो मुझे पता होगी अच्छा इनकी ये प्रॉब्लम है, तो मैं बता दूँगी। मुझे पता ही नहीं ना, मैं बताया ना, दे आर नॉट एक्सेसिबल टू अस, तो मुझे पता ही नहीं है रीज़न क्या है। तो आप पत्रकार हैं, स्वतंत्र हैं, जाए पूछिए क्या रीज़न है। पता नहीं भाई, मैंने जो भी 3 दिन पहले एक वीडियो सुनी है, मैं सुना देती हूँ मेरे फ़ोन में, वो कारण आपको मैं दे दूँ, वो वीडियो मैं सुना देती हूँ आपको, वो वीडियो आप देख लो। अगर आप उस वीडियो में से कुछ समझ सको तो उनको शायद ज़्यादा पता है इस धरने के बारे में, जो वो ये कह रहे हैं कि ये मुझे पता चल चुका है, यहाँ होना कुछ नहीं है। अगर आपको भाई, हमें तो नहीं पता, मतलब यहाँ पे क्या दलित नहीं बैठे? अगर यहाँ लड़ाई लड़ेंगे तो वोट बैंक कम हो जाएगा। क्या वजह है? मुझे नहीं पता, मैं आपको, आपने सवाल पूछा, इसको होल्ड कर दो, मैं आपको ये सुना देती हूँ। बस एक तबीयत खराब है, वैसे भी मत करो, लास्ट बार करके ये लो, आप सुन लो, दे दियो माइक ही दे दियो, माइक चल रहा है, लो लगाओ, सुन लो क्या बोला है। नहीं वैसे ही दिखा दो इनको। अच्छा हाँ, मैंने बोला आप ये महसूस करो, मुझे तो पता लग गया ना कि बहुत कुछ नहीं हो सकता है, पूरी सरकार के साथ क्या करूँ, वही पत्रकार सिर्फ मुझे नीचे दिखाने के लिए कोई तथ्य नहीं है, तो मैं पूछता हूँ कि मुझे आप तो यहाँ तक अभी क्या है, मैं कभी ये भी सोचता हूँ पत्रकार जी भी सोचते हैं, कुछ अच्छा वो क्या भाई इसमें ये है कि नहीं, आप पत्रकार हैं, है ना। अब ये इन्होंने ये जवाब दिया है कि बहुत सारे पत्रकार, दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है, हाँ, तो मैं जवाब दे रही हूँ ना, मुझे नहीं पता। अब चंद्रशेखर जी की वीडियो मेरे पास आई है, ये हफ्ता पहले की वीडियो है, जिसमें चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं कि हाँ वहाँ पे बहुत सारे पत्रकार, दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जाते कि चंद्रशेखर क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। लेकिन मुझे तो पता चल चुका है ना कि वहाँ पे बहुत सारा कुछ नहीं होना। भैया हमें भी बता दो कहाँ से पता चला है, क्या आपका सोर्स है,
या कितने आप उनके सगे हो, हमें बता दो, हमें तो नहीं पता। मैं बस इतनी ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं। अगर आप प्रोटेस्ट के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते या कर सकते तो कम से कम नेगेटिव मत बोलिए, हमारा हौसला कम मत कीजिए, क्योंकि ये इतिहास में अभी तक नहीं हुआ मेरी नज़र में कि एक दलित महिला ने 112 दिन तक अपने दम पे आंदोलन खींचा और चलाया हो और 1 इंच भी उसका हौसला डगमगाया ना हो। तो आई गिव माई सेल्फ कुडोज, मैं शाबाशी देती हूँ कि हर महिला को ऐसे बनना है। वो जमाना गया कि जब हमें फूल कहा जाता था। मैं बार बार कहती हूँ फूल नहीं, वक्त आने पे हम फूलन है। हमें जैसी परिस्थितियां होंगी वैसी हमारी मनोस्थिति होगी। तो आज मनोस्थिति ऐसी है कि लक्ष्य सामने है कि मरना नहीं है, हारना नहीं है, डरना नहीं है, लड़ना है। तो डॉक्टर रितु सिंह बैठी है, जब तक दम है तब तक लड़ेगी। तो ये मेरा उनके प्रति जवाब है। आप बाकी उनसे पूछिए वो क्यों नहीं आते।